स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें यूपी पुलिस, यूपीएसआई या जेल वार्डर या रेडियो ऑपरेटर परीक्षा की पीवाईक्यू हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। गाइज इसके पहले मैंने बहुत सारी क्लासेस करवा दी हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। तो अब आइए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। ये क्लास जो है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई परीक्षा और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा के लिए है, क्योंकि जीके लगभग सभी में सेम रहता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। इसके पहले जितनी भी क्लासेज हुई हैं भाई, अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। यूपीएसआई 1999 में पूछा गया सवाल है, अशोक महान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है इसमें से अशोक महान के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा भाई, अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। अशोक जो हैं ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाए, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, सही है। सोने की मूर्ति गला करके मुद्रा भी बनवाए, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इनके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि गाइज आप जानते हैं कि जो अशोक के अभिलेखों की भाषा है ये कैसी थी, तो ये मेरे प्यारे भाई ग्रीक, कर्माइक, इन सभी भाषाओं में थी, है ना। लिपि इनकी नहीं थी, तो यहाँ पे हिंदी जो है ये नहीं थी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अशोक प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश के एक राजा थे। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी एवं प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे, अशोक को। देखिए देवनाम प्रियदर्शी का मतलब होता है कि देवताओं का प्रिय, ठीक है। कलिंग पर विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, और जो कलिंग पर विजय का या फिर कलिंग का वर्णन है ये अशोक के 13वें शिलालेख में है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपने धर्म प्रचारक विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, यूनान और अफगानिस्तान जैसे देशों में इन्होंने भेजा। अभिलेख जो है अशोक के, इनकी भाषा जो है ये यूनानी या फिर कहा जाए तो प्राचीन मागधी है। लिपि जो है ये ब्राह्मी या फिर खरोष्ठी है। अगला सवाल है आपके सामने, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो है कैसी थी। इसका आंसर आप बताएंगे। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो है कैसी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए वैदिक काल में, वैदिक काल जो होता है मेरे प्यारे भाई ये कब से कब तक रहा, तो ध्यान रखिएगा। वैदिक काल जो है ये 1500 से लेकर के 600 ईस्वी के बीच रहा। और इसमें जो गाइस वैदिक काल है इसे कहा जाए तो ये दो भागों में बटा। पहला हुआ वो हुआ पूर्व वैदिक काल, या फिर जिन्हें आप ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ये आपका मेरे भाई ये आपका हुआ। और उसके बाद हुआ आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो स्त्रियों की स्थिति थी वैदिक काल में ये उच्च थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च थी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए मेरे भाई, समझिएगा। वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी ये उच्च थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में जो मतलब कहा जाए कि जो इनकी स्थिति है, इनकी जो दशा है ये उसी हिसाब से गिरती चली गई। कहने का मतलब है जब वैदिक काल था तो उस समय जो स्त्रियों की स्थिति थी ये उच्च थी, लेकिन जब ये उत्तर वैदिक काल आया तो उस समय जो स्त्रियों की स्थिति है वो नीचे गिरती चली गई, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है, समझिएगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण का संबंध जो है ये किस राजवंश से था। आपको ये बताना है कि पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण जो है ये किस राजवंश से संबंधित था। अब देखिए मेरे प्यारे भाई जो जगन्नाथ मंदिर है ये है कहाँ पे, अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा के पुरी में है। और ये चारों धाम में शामिल एकमात्र है ना, चारों धाम में शामिल एक है चारों धामों में से। और जो इसका निर्माण है ये गंग वंश के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गंग वंश।
थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग द्वारा करवाया गया था। ठीक है। मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है। इसके शिखर पर भगवान विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र मंदिर है। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा इस मंदिर के मुख्य देवता हैं। मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, यूपीएससी 2021 में पूछा भी गया है। सवाल आपसे कह रहा है कि अमुक्तमाल्यद जो कि एक तेलुगु राज कौशल है, तेलुगु में राज कौशल या शासन कला पर एक कृति है, इसकी रचना किसने की? कहने का मतलब है जो अमुक्तमाल्यद है इसकी रचना जो है किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा, जो अमुक्तमाल्यद है इसकी रचना जो है तेलुगु भाषा में की गई और किसके द्वारा की गई? कृष्णदेव राय द्वारा। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कृष्णदेव राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कृष्णदेव राय। देखिए 16वीं सदी में राजा कृष्णदेव राय का तेलुगु साहित्य स्वर्ण युग का था और कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की जो रचना है ये तेलुगु भाषा में ही की थी। उनके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि अष्टदिग्गज जो है किसके समय में रहते थे? तो आप क्या कहेंगे? कृष्णदेव राय के समय में रहते थे। और मेरे प्यारे भाई ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं और हरिहर एवं बुक्का राजवंशों ने इनका स्थापना किया था। और जो अष्टदिग्गज हैं ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और मेरे प्यारे भाई जो अष्ट प्रधान हैं ये किसके समय में रहते थे? तो आप क्या कहेंगे? शिवाजी। देखिए इसमें जो प्रमुख थे वो थे अल्लसानी, पेदन्ना, नदी, तिम्मत, अयाला, राजू और मध्यगिरी। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। नयन भट्ट को तेलुगु का आदि कवि भी माना जाता है। अगला सवाल है, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था? देखिए 2 भाई थे, यानी अगर कहा जाए तो मेरे प्यारे भाई ये दोनों ब्रदर थे। इन्होंने हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को मतलब इस्टेब्लिश किया या फिर इसको फाउंड किया। और इन्होंने कब किया? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1336 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1336 में। गाइज मैं आपको और बता दूं कि आप सभी के लिए मैथ की क्लासेस हो रही हैं जो कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई और यूपी पुलिस जेल वार्डर, इसके साथ रेडियो कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर यानी PYQ हैं जिससे मैं आपकी जीके करवा रहा हूँ, सेम पब्लिकेशन की आपकी मैथ करवाई जा रही है। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसको प्लेलिस्ट की लिंक मैं दे दूंगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, उसकी शायद 11 क्लासेज हो चुकी हैं। ठीक है, हिंदी में मैं करवा रहा हूँ, हिंदी आपकी टॉपिक वाइज मैं करवा दूंगा। जितने भी सवाल पूछे गए हैं यूपी पुलिस द्वारा, चाहे यूपीएसआई में पूछा गया हो, चाहे यूपीएएसआई में पूछा गया हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया हो, मतलब जहाँ भी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है वो सारा का सारा मैं करवा दूंगा। ठीक है भाई, देखो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन हो जाए तो बिल्कुल बिल्कुल आप डरे ना, क्योंकि मैं गारंटी ले सकता हूं भाई कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। लेकिन भाई गारंटी तभी ली जा सकती है जब आप भी अपने सिलेक्शन के प्रति सजग होंगे तब। ठीक है, तो देखिए हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था? राइट हो जाएगा 1336 में। समझिएगा विजयनगर राज्य जो है ये दक्षिण भारत में दक्कन के पठान क्षेत्र में स्थित था। स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और संगम वंश के उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक दक्कन क्षेत्र में अपनी शक्ति खो रहा था। हरिहर और बुक्का ने 1336 में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सीधे सीधे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कि हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई ये किन 2 नदियों के बीच है? तो आप ध्यान रखिएगा कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच है। ठीक है, और समझिएगा उत्तर में कृष्णा के बीच पूरे क्षेत्र में अपना राज्य भी स्थापित किए। और कृष्णदेव राय जो हैं विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक भी लिखी। ठीक है, जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई। जितने भी युद्ध लड़े उन सभी में सफलता भी मिली, यानी जो कृष्णदेव राय हैं या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं, इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े वो सारे के सारे इसमें इनको सफलता मिली, संगम वंश के थे। अगला सवाल है आपके सामने, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या फिर लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए। देखिए, हु लेड दी वीरशैव ट्रेडिशन और द लिंगायत मूवमेंट इन कर्नाटका ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी? सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बसवड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन।
समझिएगा, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में बीड़ सेव परंपरा या फिर लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व जो है ये बासवड्डा के द्वारा किया गया। लिंगायत संप्रदाय अद्वैत पर बल देता था। सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि लिंगायत समुदाय जो था, ये संप्रदाय जो है ये किस पर जोर देता था, तो आप क्या कहेंगे, अद्वैतवाद पर। इस संप्रदाय से संबंधित लोग जो हैं ये भगवान शिव की पूजा करते हैं। लिंगायत संप्रदाय जाति व्यवस्था, वेद, पुराण एवं सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानता था। यानी जो लिंगायत संप्रदाय है ये जाति व्यवस्था, वेद, पुराण और जो सामाजिक व्यवस्था है इसको नहीं मानता था। ये भगवान शिव की पूजा करते थे, यानी शैव धर्म से संबंधित। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। एंड गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक एंड मित्रों तक क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिला करे। देखिए, अहमदाबाद का एक्रोपोलिस जो है ये किस मकबरे को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा सरखेज रोजा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरखेज रोजा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं तो प्लीज़ मेरे भाई आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि देखो मैं जो भी प्रैक्टिस करवाता हूं इसका मेन मतलब ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चन का आंसर दें या फिर आप अपना स्कोर जांचें। मेरा मेन मोटिव ये है भाई कि मैं आपको जो भी क्वेश्चंस दूं वो आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड हो और आपको एग्जाम में मिले। आप भले ही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ना दे पाओ, लेकिन एग्जाम में आपको इसका आंसर मिले, ये मेरा मेन मोटिव होता है। देखिए, अहमदाबाद का एक्रोपोलिस जो है ये सरखेज रोजा को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिएगा, सरखेज रोजा मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। सरखेज रोजा का निर्माण जो है ये मुगल शासक अहमद शाह के शासनकाल में किया गया था। सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाने वाला सरखेज रोजा का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया, तो आप क्या कहेंगे, अहमद शाह द्वारा। ठीक है, मान्यता है कि सुल्तान अहमद ने पीर शेख अहमद गंडू या फिर कहा जाए कि गंज बख्श की याद में इसका निर्माण करवाया। अहमदाबाद की खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में से एक है वो है सरखेज। इस मकबरे का निर्माण कार्य जो है ये सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा करवाया गया था। यानी इसका निर्माण जो है ये करवाया किसके द्वारा गया था, मतलब इसका जो शुरुआत है ये किसके द्वारा शुरू करवाया गया था, तो मोहम्मद शाह द्वारा। लेकिन जो इसको पूरा करवाया वो कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने इसको पूरा करवाया। यानी पूर्ण कराने का जो श्रेय है ये कुतुबुद्दीन अहमद शाह को जाता है, लेकिन जो नींव इस रखवाई थी वो रखवाई थी मोहम्मद शाह ने, सुल्तान मोहम्मद शाह ने। ठीक है, ये एक पर्यटन स्थल भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। चाहे तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। अगला सवाल है आपके सामने, होयसल मंदिर कर्नाटक में स्थित है। ये जो है ये कहाँ पे है, कर्नाटक में कहाँ पर है? अब जानते हैं गाइस कि अभी हाल ही में 42वां जो शामिल हुआ है वो कौन सा शामिल हुआ है, यही आपका 42वां यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल हुआ है, वो है आपका होयसल के मंदिर, होयसल राजवंश से संबंधित है। 41वां जो है आपका कौन सा है, वो है आपका शांति निकेतन। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। देखिए, होयसलेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक में है, ये कहाँ पे स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हैलेबीडु में। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा हैलेबीडु में। समझिएगा, होयसलेश्वर मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, कर्नाटक के हैलेबीडु नामक स्थान पर स्थित है। निर्माण जो है 12वीं शताब्दी के राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर जो है ये एक सितारे के आकार की स्मारक है। जो मंदिर है ये द्विकुटा है, यानी कि इसका कहा जाए तो मतलब है कि होयसलेश्वर और शांतसलेश्वर नामक दो मंदिर है। यानी जो होयसलेश्वर मंदिर है ये द्विकुटा है, जिसमें एक है होयसलेश्वर और एक है आपका शांतसलेश्वर। ठीक है, मंदिर का एक अन्य आकर्षण गरुड़ स्तंभ भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन वाज द ऑर्डर डिवाइडिंग द प्रोविंस ऑफ बंगाल इनटू 2 पार्ट्स इश्यूड बाय लॉर्ड कर्जन? यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया है, 21/11/2021 की सवाल में पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा वर्ष 1905 में। देखिए समझिएगा, 1905 में जो बंगाल है इसका विभाजन किया गया, और मेरे प्यारे भाई 1911 में, यानी पूरे 6 साल बाद हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन जो है ये रद्द कर दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। 20 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा की गई, जो कि पूर्वी बंगाल और असम, यानी असम का एक भाग है पूर्वी बंगाल, और शेष बंगाल जो है ये दूसरा भाग है, जो कि बंगाल का विभाजन ये हुआ। ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ। यानी कि घोषणा जो है ये कब की गई, तो मेरे भाई ये 20 जुलाई 1905 को की गई, लेकिन लागू कब हुआ, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। तो सीधे सीधे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल को विभाजन करने की घोषणा कब की गई, तो घोषणा जब कहा जाएगा तब आप कहेंगे 20 जुलाई 1905, लेकिन कहा जाए लागू कब हुआ, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को, जिसमें पूर्वी बंगाल के विभाजन का मुख्य कारण जो था ये अशिक्षित मध्यम वर्ग के राजनीतिक प्रभाव को नष्ट करना, जिनमें बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख हुआ करते थे। अगला सवाल है कि महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
देखिए गाइस, हमारा जो टारगेट है वो है कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाना। सो प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ताकि हम कम समय में अपने सभी क्वेश्चंस को कवर कर पाएँ। इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन 1815? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी जो है गाइस, इन्हें भारत का पहला महासर्वेक्षक जो है ये नियुक्त किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, यूपीएसआई में पूछा भी गया है। देखिए 1815 के कॉलिन मैकेंजी को भारत के पहले सर्वेयर जनरल यानी महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1815 से 1821 तक इस पद को धारण किया। भारत के सर्वेयर जनरल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख हुआ करते हैं। कॉलिन मैकेंजी को 1810 में मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। 1815 में इन पदों को समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब है 1810 में मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया और 1815 में जो सर्वेयर जनरल है इसके पद को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1767 में बंगाल प्रेसिडेंसी सर्वेक्षण करने के लिए जेम्स रेनल की नियुक्ति की। अगला सवाल है आपके सामने, इसका आप आंसर बताएंगे। यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। सवाल है आपके सामने कि 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुए थे? समझिएगा मेरे भाई थोड़ा सा, 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित। अब देखिए मेरे भाई थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ पे जो नाटो का मुख्यालय ये कहाँ पे है? कहाँ पे है? ये है आपका ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, ठीक है। तो बेल्जियम में उत्पीड़ित यानी ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1927 के अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुए थे? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। समझिएगा 1927 ईस्वी में ब्रुसेल्स से सम्मेलन में जर्मन कम्युनिस्ट और वर्कर्स इंटरनेशनल रिलीफ के अध्यक्ष बिली मुनजेनबर्ग ने इस साम्राज्यवाद के खिलाफ लीग की स्थापना की पहल की और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय शामिल हुए। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन शामिल हुए थे, तो आप क्या कहेंगे? जवाहरलाल नेहरू और वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। हो सकता है कि एग्जाम में जवाहरलाल नेहरू ना मिले तो आप वीरेंद्र चट्टोपाध्याय को टिक कर सकते हैं। इसमें 175 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला सवाल है आपके सामने, नीनो दा कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से कहां पे स्थानांतरित किया था? बताएंगे राइट आंसर। नीनो दा कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से स्थानांतरित किया। देखिए कोचीन से इन्होंने गोवा में स्थानांतरित किया था। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। यूपीएससी परीक्षा 20/11/2021 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। देखिए मेरे भाई समझिएगा, जो कोचीन है गाइस, इनकी जगह पे गोवा को राजधानी बनाने वाले कौन हुए? तो पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा हुए। इसको ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल है कि पुर्तगाली जो है भारत कब आए? घना आसान सवाल है, लेकिन यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया है, यानी 2 स्टार में पूछा गया सवाल है। पुर्तगाली जो है भारत में कब आए? अब देखिए गाइस, आपसे पूछा जाए कि कब आए। देखिए समझिएगा, पुर्तगाली जो है अगर कहा जाए मेरे भाई तो सबसे पहले भारत में आने वाले हुए और सबसे बाद में भारत से जाने वाले हुए। गोवा को सबसे भारत में सबसे ज़्यादा जो मतलब कहा जाए कि शासन किया तो पुर्तगालियों ने ही किया, और सबसे बाद में आज़ाद करने वाला जो हुआ वो आपका पुर्तगाली हुआ है ना, गोवा को। और पुर्तगाली जो है भारत में कब आए? तो राइट हो जाएगा 1498 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 1498 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए समझिएगा मेरे भाई, जो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कौन आए तो आप क्या कहेंगे? वास्को डी गामा आए, जो कि एक नाविक थे। अब देखिए समझिएगा, पुर्तगाली 1498 में भारत आए। भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में सबसे पहले एक पुर्तगीज हुआ करते थे, है ना। सबसे पहले कौन आए? तो मेरे भाई ये पुर्तगाली ही आए थे, ध्यान रखिएगा। 1498 में पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा भारत आया। कालीकट के राजा से इन्होंने व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, और जो उस समय कालीकट के राजा कौन थे ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इसके पश्चात क्रमशः डच आए, अंग्रेज, फ्रांसीसी व्यापारी जो है भारत में आए। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली है, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे, तो आप बताएंगे पहले। देखिए समझिएगा, जो इन्होंने कालीकट के राजा से आज्ञा ली, उन कालीकट के राजा का क्या नाम था? जमोरिन था, ध्यान रखिएगा, जमोरिन से इन्होंने आज्ञा ली थी। ओके, अगला सवाल, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बंगला गीत जो है किसने लिखा? बहुत ही इजी सवाल है। अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बंगला ये गीत जो है ये लिखा गया था हमारे देश के जो बंगला मतलब बंगला में लिखने वाले थे, है ना, बंगला राष्ट्रगान लिखे, वो भी हमारे देश के राष्ट्रगान को लिखे। राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा
रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। समझिएगा मेरे प्यारे भाई, जो 41वां विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है यूनेस्को की हेरिटेज में, उसका जो शांति निकेतन है, इसकी जो गाइस कहा जाए कि स्थापना या फिर स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है ये बना कौन? अमार सोनार बंगला। ठीक है, पहली बार जो है सितंबर 1905 में बंग दर्शन नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था। सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा अमार सोनार बंगला जो है ये पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया? तो आप क्या कहेंगे? बंग दर्शन पत्रिका में। कब प्रकाशित किया गया? वर्ष 1905 में, यानी कि बंगाल विभाजन के समय। कहने का मतलब है जब करजन थे। अगला सवाल है, और ये जो है गाइस ये जा करके 1971 में, ये जो है 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 में दायर किया गया? घना आसान सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला जो कि 1929 में हुआ, यह दायर किया गया था। राइट हो जाएगा बटू केशवर दत्त के खिलाफ। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपके सामने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। समझिएगा मेरे भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। समझिएगा यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उनके कार्यों के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। इस अधिनियम के तहत 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। सीधे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत भारत की गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया? तो आप क्या कहेंगे? भारत सरकार अधिनियम 1858। क्या कहेंगे? भारत सरकार अधिनियम 1858। समझिएगा इस अधिनियम के द्वारा किया गया, और कंपनी का जो शासन का अंत है वो भी इसी अधिनियम के तहत समाप्त हो गया। महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई उद्घोषणा 1857 ईस्वी के विद्रोह का परिणाम हुआ। इसी उद्घोषणा में ये विश्वास दिलाया गया कि भारतीय लोगों के साथ जाति, धर्म, रंग, प्रजाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत में अली बंधुओं यानी कि शौकत मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? घना आसान सवाल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। देखिए समझिएगा यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेतृत्व करता हुए कौन हुए? याद रखिएगा मेरे भाई, ये हुए महात्मा गांधी। इसके अलावा गाइस कहा जाए कि जो खिलाफत आंदोलन है ये अली बंधु हुए यानी शौकत अली और मोहम्मद अली हुए। दिल्ली चलो आंदोलन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू किया गया। और बहिष्कार आंदोलन जो है ये बंगाल के राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया। प्यारे दोस्त, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके गुड न्यूज़ बता दूं, आप सभी के लिए जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। सबसे खास बात ये है कि ये ई बुक जो है ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करके तैयार की गई है। इस पर मैं अभी 60% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। मात्र 39 रुपये में आपको ये ई बुक मिल रही है। ई बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको सभी टॉपिक्स यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो UPI ID पूजा BCIT05@OKSBI पे मात्र 39 रुपये पे करके ले सकते हो। मैं आपको ई बुक का डेमो रिव्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ में समझिएगा जीके के 5000 क्वेश्चंस की ई बुक जो है आप सभी के लिए लॉन्च की गई है। और मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे खास बात मैं आपको इस ई बुक की ये है बता दूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये यूपी पुलिस के लिए ओरिएंटेड हैं और सिलेक्टेड हैं। देख लो यहाँ पे भाई, किताब हो या फिर समुद्र, गहराई जानना है तो डूबना पड़ेगा। ये देख लो कितने बेहतरीन तरीके से, कितने अच्छे से बनाई गई है इमेज एंड कलरफुल के साथ, ताकि पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। इस वजह से इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई। और मेरे भाई 60% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मात्र 39 में मिल रही है। 8948667652 8948667652 इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको यहाँ से ये ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि जब वीडियो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद बहुत सारे मित्र कमेंट्स करते हैं कि सर कैसे लें, तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब आप कैसे ले सकते हैं इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपका पूरा डाउट मैं क्लियर कर दूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
अब देखिए हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपका यूपी SSC पेट 2021 में भी पूछा गया था, 2018 यूपी कांस्टेबल में भी पूछा गया। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है वो आपके यूपी पेट में भी पूछा जा सकता है ना। मतलब रिलेशन आपका कोई ये नहीं होता है कि यूपी पुलिस में पूछा गया है तो ये पुलिस में ही पूछा जाएगा, SSC में नहीं जा सकता, मतलब ये नहीं है भाई, सभी एग्जाम्स में आ सकता है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी या फिर जिन्हें आप महात्मा गांधी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। देखिए मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन नामक जो इनकी मतलब कहा जाए तो पत्रिकाएं हुई, इसमें इनकी कुछ पुस्तकें भी हुई, ये इन्होंने शुरू किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने द हितवाद नामक पुस्तक लिखी। जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने केसरी, मराठा और गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। मौलाना आज़ाद जो हैं गाइज, ये आप कहा जाए तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी हुए। इन्होंने अल हिलाल, गुब्बारे खातिर और इंडिया विंस फ्रीडम, ये जो है ये इन्होंने ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ। किसके समय में शुरू हुआ। राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा बेलेजली के समय में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे भाई। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि क्लास आपकी लंबी होती जा रही है। 30 मिनट की क्लास में करवाऊँगा और बाकी बच्चे क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं कल करवा दूँगा। और देखो हमारा टारगेट है भाई मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है, भले ही ज़्यादा क्वेश्चन ना कंप्लीट हो पाए लेकिन समझा पाऊँ, है ना, क्योंकि किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। समझिएगा यहाँ पे बेलेजली जो है ये 1798 से लेकर के 1805 के बीच भारत तक रहा, भारत के गवर्नर जनरल भी रहे। 1798 में जो जॉन सोर हुए, इनके अहस्तक्षेपवादी युग के बाद जो बेलेजली हैं भारत के गवर्नर जनरल बने और अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुए। एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा सहायक संधि प्रणाली किससे संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे, बेलेजली से। इन्होंने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। हालांकि सहायक संधि का प्रयोग भारत में बेलेजली के पूर्व डुप्ले द्वारा ने किया था। मतलब डुप्ले जो है गाइस, इन्होंने ही इसको सहायक संधि को मतलब प्रयोग जो है इन्होंने ही शुरू किया था, बेलेजली से पहले ही। और जो बेलेजली हैं इनके समय में ही चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध भी लड़ा गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वह इसी के समय में हुई थी और माना जा रहा है कि जो टीपू सुल्तान की मृत्यु है वो गाइस इन्हीं वजह से हुई थी, डुप्ले इसमें शामिल था। फिलहाल चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं है। राजस्व विभाग के कार्य इसमें कौन से नहीं है। यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बिल्कुल नहीं है। ई सेवाएं, ये भी नहीं है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये भी नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABC कोई भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझिएगा, राजस्व विभाग जो है सचिव राजस्व के पूर्ण निर्देशन या फिर नियंत्रण में कार्य करता है। राजस्व विभाग जो है ये प्रत्यक्ष करों के लेवी और संग्रहण से संबंधित सभी मामले को देखता है। अप्रत्यक्ष करों के लेवी और संग्रहण से संबंधित मामले देखता है, मतलब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के जो मामले हैं ये देखता है। आपराधिक अपराध और जो आर्थिक अपराध है, आर्थिक कानून है, इनके परिवर्तन की जांच करता है। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार की रोकथाम और मुकाबले, इन सब पर भी इनका नियंत्रण होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई सेवाएं, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये राजस्व विभाग का कार्य नहीं है। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है। यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया है, हालांकि अब इसका नाम बदल गया है। वो हो जाएगा यहाँ पे कांडला बंदरगाह। समझिएगा, यहाँ पे भारत में प्रथम जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र हुआ वो कांडला बंदरगाह हुआ, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है। और जो भारत का जहाज रानी मंत्रालय है ये भी गाइस इसी बंदरगाह का है। नाम बदल करके इसका दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। गंतव्य आधारित कर जो है किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा GST यानी गुड एंड सर्विस टैक्स या फिर वस्तु एवं सेवा कर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एवं सेवा कर को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आयकर 1961 के संबंध में DTAA का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, आयकर 1961 के संबंध में DTAA का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सही आंसर क्या हो जाएगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1803 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1803 में। और यहाँ पे बाकी बचे हुए अभी आपके सवाल हैं, तो ये मैं आपका कल करवा दूंगा, ठीक है। और अब ये 30 मिनट की लगभग क्लास हो गई है, तो भाई बस यहीं पे बंद कर दे रहे हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिला करे। और यूपी पुलिस के लिए एक नया टेलीग्राम भी बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसे कोई मैथ्स के सवाल नहीं लग रहे हैं, भेज दीजिएगा, तुरंत हल मिलेगा। मैं नहीं दे पाऊँगा, जो बच्चे टैलेंटेड हैं वो दे देते हैं, क्योंकि सारे टैलेंटेड बच्चे ही उसमें जुड़ते हैं, ठीक है। रीजनिंग के कोई सवाल नहीं लग रहे हैं वो भेजिएगा। कोई डाउट है किसी भी संबंधित, कोई भी डाउट है किसी भी भर्ती से संबंधित डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। हालांकि स्पेशल टारगेट है यूपी पुलिस के लिए ही, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। कैसी लगी कमेंट से में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिला करे। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।